हेलो गाइस। तो आज हम एक मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है डेंट्रा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशंस। ये कंपनी अभी आईपीओ का लाइफ चल रहा है। तो ये कंपनी करती है, तो ये कंपनी एक ईपीसी कंपनी है जो मोस्टली वाटर मैनेजमेंट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स करती है। इनकी एक्सपर्टीज़ ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग प्रोजेक्ट्स में है और ये क्लेम करते हैं कि ये इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है इस चीज़ में, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग। जो ये प्रोजेक्ट्स है यूजिंग रिसाइकल्ड वाटर, तो इसमें इनकी एक्सपर्टीज़ है, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर्स है। इसके अलावा ये रेलवेज़ और हाईवेज़ में भी ये काम कर चुके हैं और करते हैं, बट इनका मेजर रेवेन्यू वाटर रिलेटेड इंफ्रा प्रोजेक्ट से ही आता है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स से ये बिज़नेस बहुत चलता है। यूजली ईपीसी बिजनेसेस में गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू ही रन होते हैं। तो लास्ट ईयर इनका कंट्रीब्यूशन 63% था, जो काफ़ी एक जंप मिला इनको। उससे एक साल पहले केवल 18% कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से आ रहा था, बट FY24 में 63% था, तो काफ़ी जंप आया। ये जो बिज़नेस है ये बोलते हैं कि ये एसेट लाइट रखते हैं अपने बिजनेस को। इनकी ये बिजनेस स्ट्रैटेजी है टू कीप द बिजनेस एसेट लाइट। तो ये जब भी इक्विपमेंट वगैरह खरीदते हैं बहुत सोच समझ के खरीदते हैं। यूजली या तो ये रेंट आउट करते हैं या फिर जो जो ये प्रोजेक्ट्स अपने सब कॉन्ट्रैक्टिंग पे देते हैं तो ये अपने सब कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू मैन पावर और इक्विपमेंट का सपोर्ट लेते हैं। इनकी करंट ऑर्डर बुक 752 CR की है, विच इज़ 3 times द सेल ऑफ लास्ट ईयर। तो 3 times ऑर्डर बुक है, जो अच्छी ऑर्डर बुक है, जो आई थिंक सही है, आगे फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी दिखाती है। इनके एक प्रमोटर पे थोड़े बहुत चार्जेस पास्ट में लग चुके हैं जो अभी बहुत पुराने हो चुके हैं, बट उसको एक बार तुरंत अपन डिस्कस कर ले। तो एक इनके प्रमोटर है मिस्टर मृत्युंजय स्वामी, हु वाज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल इन द पास्ट। उनको सस्पेंड कर दिया था ड्यू टू सम मैटर्स। तो ये 2011 की बात है, तो बहुत पुरानी बात हो गई। और उसके अलावा इन पे अनोनिमस चार्जेस भी किसी ने लगा रखे हैं कि ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स अनफेयरली जीतते हैं, मे बी थ्रू कनेक्शंस या इन्फ्लुएंस, बट इस पे कोई एविडेंस या प्रूफ नहीं है। तो ये एक चीज़ है जो आपको पता रहनी चाहिए प्रमोटर के बारे में। प्री इशू होल्डिंग कंपनी की प्रमोटर्स की 100% है, विच इज़ वेरी गुड। ऑब्जेक्ट्स ईपीसी कंपनी है, तो आपने गेस कर ही लिया होगा कि ये वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा रेस कर रहे हैं और इसके लिए इनको चाहिए 150 CR। तो हर ईपीसी बिजनेस में आपको देखने को मिलेगा कि वर्किंग कैपिटल एक मेजर पार्ट प्ले करता है, हर बिजनेस में ही करता है। ईपीसी में थोड़ा सा कैश क्रंच के इश्यूज रहते हैं क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल साइकिल लंबी होती है और पेबल साइकिल भी थोड़ी छोटी रहती है, तो फिर वो मिसमैच की वजह से काफ़ी क्रंच जो बीच के दिन होते हैं उसमें कैश क्रंच की दिक्कत आती है। तो वर्किंग कैपिटल बहुत इनको एफिशिएंटली मैनेज करनी पड़ती है और थ्रू अदर मीन्स भी फाइनेंस करनी पड़ती है, मे बी थ्रू डेट और बैंक फैसिलिटीज़। तो बहुत सारी ईपीसी कंपनीज करती हैं। फाइनेंशियल इनके काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखी है पिछले 2 साल में। FY22 में 120 CR से अभी FY24 में 238 CR का जंप मिला है। 2 साल में डबल हो गए हैं रेवेन्यू, विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। पैट 38 CR इन FY22 टू 59.7 CR लास्ट ईयर। ये भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी में भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ आया है। बोरिंग्स नहीं है बिजनेस में। ईपीसी कंपनीज आपको बहुत सारी दिखेंगी कि बहुत हैवीली डेट से सपोर्टेड होती है। इस कंपनी में बोरिंग्स ही नहीं है, बहुत थोड़ी बहुत ही कंपनीज है जिनमें इतनी आपको क्लोज टू नो बोरिंग्स दिखेगी। तो ये इसमें से एक है। बैंक गारंटीज ऑफ कोर्स है 57 करोड़ की, बट वो हर ईपीसी बिजनेस में रहती है क्योंकि दे हैव टू गिव परफॉर्मेंस गारंटीज टू द सप्लायर्स जो ये प्रोजेक्ट करते हैं। तो उसमें इनको अपने कस्टमर्स को परफॉर्मेंस गारंटीज़ के थ्रू बैंक गारंटीज़ का ये यूज़ करते हैं। इबिड्डा मार्जिन्स अनलाइकली, मतलब इतने
EBITDA मार्जिन आपको किसी भी बिजनेस में, ईपीसी बिजनेस में नहीं दिखते। 43% थे FY22 में, वो अब गिर के लास्ट ईयर 33% पे आए हैं, विच इज़ स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग। एक ही कंपनी है जो मेरे दिमाग में आती है जो सेम लाइन में है, जिनके सिमिलर मार्जिन है, वो है EMS लिमिटेड। वो भी वाटर इंफ्रा का बड़ा प्लेयर है, उनकी भी मार्जिन्स काफ़ी हाई है। बट उसके अलावा ये एक दूसरी कंपनी है जो देखने को मिली है जिसके इतने हाई EBITDA मार्जिन्स है। अब इसका रीज़न क्या है वो पता करना पड़ेगा हमको मैनेजमेंट से। इस फर्स्ट हाफ रेवेन्यू दे हैव क्लॉक 97 CR और पैट 24 CR, तो ये साल भी ये स्ट्रॉन्ग क्लोज करेंगे। मार्जिन्स डिक्लाइन में है, बट थोड़ा सा गिरते हुए वरी है कि मतलब गिर क्यों रहे हैं, ये एक चिंता की बात है। बट 33% भी बहुत अच्छे हैं। अगर इससे भी फर्दर डाउन गिरते जाए मार्जिन्स तो वो एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है कि ये क्यों हो रहा है। बैलेंस शीट कंपनी की जब मैं पढ़ रहा था तो काफ़ी क्लीन लगी, इतनी कि ऐसा लगा ही नहीं कि किसी ईपीसी कंपनी की मैं बैलेंस शीट पढ़ रहा हूँ। देयर वाज नो हाई ट्रेड रिसीवेबल्स, नो हाई ट्रेड पेबल डेज, इन्वेंट्रीज का कुछ नहीं दिखा। मतलब इतना ऐसी बैलेंस शीट दिखने को नहीं मिलती। थोड़ा सा सस्पिशन भी जाता है कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि कुछ भी नहीं है ऐसा, क्योंकि जैसा बिजनेस स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये इंडस्ट्री है, उसमें ट्रेड रिसीवेबल्स थोड़े एक्यूमुलेट होते ही हैं, थोड़ी साइकिल लंबी रहती है। उसके हिसाब से ट्रेड पेबल्स भी रहते हैं बिजनेस में। थोड़ी इन्वेंट्रीज जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं वो CWIP के तौर पे बैलेंस शीट में दिखते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं दिखी मेरे को, तो उससे थोड़ा सा लगा कि वाई इज़ दैट, थोड़ा सा ऑड लगा। तो ये एक चीज़ है जो आपको नोट करनी चाहिए कि ऐसा क्यों है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस वेरी वेरी लो फॉर अ कंपनी विच इज़ क्लॉकिंग ऑलमोस्ट 240 CR। लास्ट ईयर ओनली 3.6 CR वॉज इन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। मतलब बहुत कम है, और ये भी बहुत जंप आया है। FY23 में 1.1 CR ही थे और FY22 में 97 lakhs ओनली। तो ये क्यों है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। 89 परमानेंट एम्प्लॉयज़ है बट ओनली 3.6 CR एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। या तो कंपनी दिखा नहीं रही, वो पे कर रही है अपने एम्प्लॉयज़ को बट दे आर नॉट शोइंग इन देयर बुक्स, या फिर कुछ और प्रॉब्लम है। बट क्या है ये पता नहीं, बट ये एक चीज़ है जो आपको पता रहनी चाहिए। हो सकता है एक रीज़न, प्रॉबल रीज़न है कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग पे बहुत काम देते हैं। इनका सब कॉन्ट्रैक्टिंग अगर आप देखोगे तो FY23 में इनने 77% काम सब कॉन्ट्रैक्टिंग पे दिया था। FY22 में 75% जो इनका रेवेन्यू था वो सब कॉन्ट्रैक्टिंग से आया था। तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग में आपको इतनी मैन पावर नहीं रखनी पड़ती, क्योंकि वो सारा सब कॉन्ट्रैक्टर की चिंता हो जाती है, सब कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर होता है मैन पावर और इक्विपमेंट और बाकी सब। तो वो एक चीज़ है कि हो सकता है उसकी वजह से ये यूजली अपने बिजनेस में इतने लोगों को परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं देते हो। बट जो कंपनी इतना रेवेन्यू जनरेट कर रही है और उसके हिसाब से नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है, बहुत मेरे को ये मिसमैच लगा। CFO ओकेश है, ज़्यादा खास भी नहीं है बट बेकार भी नहीं है। यूजली जैसा रहता है ऑलमोस्ट CFO टू पैट, पैट टू CFO कन्वर्जन देखे तो, CFO टू पैट कन्वर्जन देखे तो 50% के आसपास है। मतलब ठीक है, बट ऐसा रहता ही है ईपीसी बिजनेस में, थोड़ा कैश फ्लोज अनइवन रहते हैं, कभी कभार नेगेटिव भी दिखने को मिलते हैं जब पेमेंट अटक जाती है। हाई एट्रेशन रेट है KMPs में। पिछले साल में 2 CEO क्विट करके जा चुके हैं कंपनी। ये एक रीज़न, ये एक चीज़ है जो आपको पता नहीं चाहिए कि इस क्या रीज़न है उनका क्विट करने का। क्या कंपनी के इंटरनली कुछ दिक्कत है कंपनी में या क्या है, तो क्या वर्किंग एनवायरनमेंट कल्चर, वैसे ईपीसी कंपनी है तो इतना कोई कल्चर की बात होगी नहीं, बट कुछ क्या कुछ प्रॉब्लम है इंटरनली बिजनेस में, वो एक चीज़ है जो आपको क्वेश्चन करनी चाहिए। और इनके अभी 17 जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें से 10 में टाइम ओवररन्स चल रहे हैं, विच शोज़ लाइक इनएफिशिएंसी। इनने बोला है रीज़न डिले का है कि क्लियरेंस ऑफ द साइट, साइट जहाँ पे काम करना है वहाँ पे क्लियरेंस मिलने में डिले हो गया, इस वजह से प्रोजेक्ट टाइम ओवररन हो गया। बट वी डोंट नो, हो सकता है कि ये क्योंकि सब कॉन्ट्रैक्टिंग पे दे रखा हो और सब कॉन्ट्रैक्टर से डिले हो गया होगा। तो रीजंस कैन बी एंडलेस, बट इट इज़ नॉट अ पॉजिटिव साइन, इट इज़ अ नेगेटिव इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रीज़न। 80% रेवेन्यू इनका कर्नाटका से आता है, मेनली बिजनेस सारा कर्नाटका से ही आ रहा है। 15% लास्ट ईयर राजस्थान से आया था और बाकी अदर स्टेट से। चाहते हैं ये राजस्थान में घुसना भी,
इनको गवर्नमेंट से अप्रूवल्स भी मिल गए इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क और इन सब चीज़ों के। तो आई होप कि ये राजस्थान में भी एक्सपैंड करे, बट फ़िलहाल ये अभी सिर्फ सॉरी राजस्थान से नहीं, कर्नाटका, सॉरी, राजस्थान इज़ नॉट हेयर, 80% कर्नाटका से है, राजस्थान का कोई मेंशन नहीं है। 80% कर्नाटका से आ रहा है, बट हाँ कंपनी का मेजरली रेवेन्यू वहीं से ही आ रहा है। पीयर्स इन्होंने जो लिस्ट किए हैं वो वी ए टेक, वाबाग और ई एम एस लिमिटेड है। दोनों वाटर प्लेयर्स है, बड़े प्लेयर्स है, काफ़ी वेल नोन प्लेयर्स है, और ये भी उसी सिमिलर लाइन में है। तो आप ई एम एस से इनके मार्जिन भी मैच करते हैं, तो आप देख सकते हो कि क्या बिज़नेस कौन सा बेटर है, किसमें क्या आपको मोर फेवरेबल, मोर प्रोज एंड कॉन्स ये करके आपको कौन सा बेटर लग रहा है, आप उसके हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन बना सकते हैं। वैल्यूएशन की बात करें तो 784 सी आर पे लिस्ट होगी कंपनी। लास्ट ईयर का पैट अगर हम राउंड ऑफ करके 60 सी आर ले तो पी कम्स एट अराउंड 13 to 14 पी बेसिस पे बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं मांग रही कंपनी, काफ़ी फेयर है जिस हिसाब से कंपनी ग्रो कर रही है और जिस हिसाब से रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी दिख रहे हैं, जिस हिसाब से मार्जिन दिख रहे हैं। तो 13 से 14 पी मैं तो बोलूँगा थोड़ा सा मेरे को अंडर वैल्यूड ही लगेगा, सिर्फ अगर उस पैरामीटर्स को देखो। बट सीइंग द कॉस्ट ओवररन्स, ये थोड़ा सा जो बैलेंस शीट की बात की और ये सब जो मिसमैच है, इसको अगर आप थोड़ा अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में अगर इसको भी ले, तो आई पर्सनली आई फील लिटिल स्केर्ड टू इन्वेस्ट, क्योंकि मुझे पता नहीं कि क्या चल रहा है पूरी तरह से बिजनेस में। मैं प्रेफर करूँगा बिजनेस को, डेफिनेटली 100% इस बिजनेस को वॉच लिस्ट में रखूँगा, सीइंग द मार्जिन, सीइंग द ग्रोथ, द सेक्टर इन विच दे आर, जिसमें काफ़ी पुश है, आगे जाके बहुत ग्रोथ होने वाली है सेक्टर में। इन सब चीज़ों को लेके मैं इसको डेफिनेटली वॉच लिस्ट में रखूँगा, बट फिलहाल मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा। मैं देखूँगा कि एक बार जानने की कोशिश करूँगा कि जो भी हमने पॉइंट्स रेज किए उसके पीछे रीज़न क्या है। अगर वो पॉजिटिवली मैनेजमेंट आंसर कर पाती है देन आई विल डेफिनेटली try to see where the business goes, try to see the future growth triggers and invest. बट अभी के लिए आई वुड नॉट बी इन्वेस्टिंग इन दिस बिजनेस। आपके सामने सारे फैक्ट्स रख दिए हैं, इसके बेसिस पे आप अपना खुद का डिसीजन बना सकते हैं।